बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम वॉच। दोस्तों, ट्रक्का वाला ख़ानदान के हवाले से अगर बात की जाए तो देखने में ये आया है कि तीफ़ी बट से जब भी सुलह की बात की जाती है तो वो चिढ़ से जाते हैं, कतराते हैं उस हवाले से बात करने से। जो भी शख्स उनका कोई करीबी हो या कोई शहरदार हो, उनसे सुलह की बात करता है तो वो उस हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं देते। यही वजह है कि सुहेल शौकत बट, बग्गा बट, इसरार बट, कैसर बट ये दुबई गए। दुबई जाकर इनकी तीफ़ी बट से मुलाकात भी होती है। कैसर बट की हद तक तीफ़ी बट के साथ मामलात इनके सेटल डाउन हो जाते हैं। जब बात आती है ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ मामलात को सुलह की तरफ ले जाने के लिए, जब इन तमाम लोगों को तीफ़ी बट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ठीक है, हम इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं और जावेद बट का कत्ल भी है, अमीर बलाच का कत्ल भी है, इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हम सुलह के लिए टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद यही पार्टी जो सुलह के लिए दुबई जाती है वो ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके दरमियान राब्तों का शदीद फुकदान रहा है। और अगर राब्ता हुआ भी तो उन्हें ट्रक्का वाला ख़ानदान की तरफ से बिल्कुल साफ अल्फाज में इनकार ही सुनने को मिला कि नहीं, वो सुलह नहीं करना चाहते। अमीर बलाच के कत्ल के नामजद मुलजम, मरकज़ी मुलजम तीफ़ी बट, गोगी बट वगैरह जो हैं वो आएँ, अदालतों में सरेंडर करें और फेस करें। इसी तरह हमारे ख़िलाफ़ जावेद बट के कत्ल की FIR दर्ज है, हम भी उसको अदालतों में फेस करेंगे। जो फ़ैसला होगा वो देखी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसर बट जो ट्रक्का वाला ख़ानदान का एक फैमिली मेंबर कह लें, उनका अमीर बलाज, अमीर फ़ाते, अमीर मौसब का एक बड़ा कह लें, वो उनके साथ ताल्लुक़ ऐसा था कि कैसर बट ने अमीर बलाज के कत्ल के बाद बहुत खुला के तीफ़ी बट के ख़िलाफ़ बयानात दिए और बहुत एक मजबूत धड़े के तौर पर वो सामने आया। कैसर बट ने सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर और मतलब किसी करीबी महफ़िलें जो हैं वहाँ पर भी अगर कोई ज़िक्र हुआ इस हवाले से तो कैसर बट ने खुला के तीफ़ी बट, गोगी बट वगैरह की मुखालफत की है और उसने ऐलान कहा है कि मैं अमीर मौसब और अमीर फ़ाते के साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हूँ जैसे अमीर बलाच के साथ खड़ा हुआ था और इस ख़ानदान को मुकम्मल सपोर्ट हर तरह से मैं दूंगा। अब ये मामला चलते रहे, लेकिन जावेद बट का जब कत्ल होता है तो उसके बाद देखने में ये आता है कि अमीर मौसब जो कैसर बट को अपना बड़ा भी कहता था, मानता भी था, इस कत्ल में जब अमीर मौसब का नाम सामने आता है, शूटर्स गिरफ़्तार होते हैं और किरदार खुलने लगते हैं, तो अमीर मौसब ने मफरूरी काटने के लिए फ़ैसला किया कि वो कैसर बट से अलहदा ही अपनी मफरूरी गुजारेगा। और यही वजह है कि कैसर बट को बताए बग़ैर, उसके इल्म में लाए बग़ैर अमीर फ़ाते भी और अमीर मौसब भी दोनों मुल्क से बाहर चले गए, जबकि कैसर बट जो कि मुल्क के अंदर ही था लेकिन किसी महफूज मुकाम पर वो भी रूपोश रहा। अब इस मफरूरी के दौरान देखने में ये आया है कि अमीर मौसब जब डिक्लेयर हो गया पुलिस तफ्तीश में कि जावेद बट के कत्ल में वो शामिल है, उसकी प्लानिंग अमीर मौसब ने की है, उसके बाद कैसर बट और उसके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको ये सोचने पर मजबूर किया गया कि अमीर मौसब ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, जावेद बट को कत्ल करने की प्लानिंग की और हमें भिनक तक नहीं पड़ने दी। कैसर बट बिल्कुल खुला के तीफ़ी बट वगैरह के सामने आगे खड़ा था, बड़ी ललकारें भी मारी, बड़ी धमकियां भी दी गईं। इसके बावजूद वो कैसर बट इस प्लानिंग से लाइलम रहना और किसी किस्म का कुछ इल्म ना होना, ये उनके लिए बड़ा परेशान कुन था। अब इससे एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है कि शायद अमीर मौसब और उसके जो बाकी फैमिली मेम्बरान हैं उनको कैसर बट पर एतबार ना रहा था।
अब एतबार ना रहने की वजह क्या थी? अमीर बलाच के कत्ल के बाद जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बयानात आते हैं, तीफ़ी बट ग्रुप वगैरह के ख़िलाफ़ खूब हर्जा सराई की जाती है, उनके ख़िलाफ़ बयानात चलते हैं, कंपेन चलाई जाती है, तो तीफ़ी बट की तरफ से भी एक इंटरव्यू दिया जाता है और उस इंटरव्यू के दौरान तीफ़ी बट ने एक इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या था? वो ये था कि बलाज और उसकी फैमिली के साथ उनकी जब सुलह की कोशिशें हो रही थीं और सुलह तकरीबन 90-95% हो चुकी थी इनकी, टेलीफोनिकली राब्ता भी था मेरी इत्तला के मुताबिक, बातचीत भी हुआ करती थी और इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए जो सुलह की कोशिश की जा रही थी उसमें एक मियाँ बिलाल जमशेद ताजिर हैं, उनके एक और दोस्त थे और कैसर बट, ये उस सुलह के हवाले से तीफ़ी बट के साथ मुलाकातें भी करते रहे हैं। अब जो इंकशाफ कैसर बट के मुतल्लिक़ तीफ़ी बट ने किया और वो इंकशाफ क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बलाज के कत्ल के बाद जब कैसर बट ने खुल खुलाकर तीफ़ी बट वगैरह की मुखालफत शुरू कर दी और उनको बिल्कुल ललकारा, तो तीफ़ी बट ने ये बताया कि हमारी सुलह तकरीबन हो चुकी थी, मियाँ बिलाल जमशेद और कैसर बट वगैरह मेरे पास आए, सारी बातचीत हुई और जब ये जाने लगे तो जाते हुए कैसर बट ने मुझे बिलाल जमशेद की मौजूदगी में ये बात कही कि बट साहब ये मुनाफकत दी सुलह है, ये सुलह ना करना। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये निकलता है कि कैसर बट नहीं चाहता था कि ये सुलह हो। जब ये बात सामने आई, कैसर बट ने इनकार किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऑन एयर कैमरे के सामने आके मियाँ बिलाल जमशेद ने हल्फन इस बात की तस्दीक की कि ये कैसर बट के अल्फाज थे और कैसर बट ने ये सब कहा था। खैर, अब जब ये बात मियाँ बिलाल जमशेद की तरफ से इसकी तस्दीक की जाती है तो उसके बाद मेरे ख्याल में कि ट्रक्का वाला की फैमिली की तरफ से कैसर बट के बारे में कुछ थोड़ी सी ना सोच आनी शुरू हो जाती है कि कैसर बट तो हमारा फैमिली मेम्बर है, तो इसने हमारी अच्छाई के लिए सोचा या हमारी बुराई के लिए सोचा, ये अल्फाज उसने तीफ़ी बट से क्यों कहे। खैर, मामला चलते रहे। अब ये बात करने के बाद कैसर बट ने और ज़्यादा एग्रेसिवली तीफ़ी बट वगैरह के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए। मामला चलते रहे। फिर होता क्या है कि अचानक खबर आती है कि तीफ़ी बट के बेनोई जावेद बट को कत्ल कर दिया जाता है और तीफ़ी बट की हमशीरा ज़ख्मी हो जाती हैं उस कातलाना हमले में। कैसर बट क्योंकि इस कत्ल के हवाले से बेगुनाह था, इस प्लानिंग में शामिल नहीं था, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था। जब एफआईआर दर्ज होती है अमीर फाते और कैसर बट के ख़िलाफ़। अमीर फाते भी एक साइड पर हो जाता है, कैसर बट भी एक साइड पर हो जाता है, वो खैर कहीं रूपोश हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस केस की तफ्तीश चलती है, शूटर जब पकड़ा जाता है और आगे कड़ियाँ मिलना शुरू होती हैं तो खुरा जाके निकलता है अमीर मौसब की तरफ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अमीर मौसब की तरफ से ये सारी प्लानिंग की गई। लेकिन अभी उस शूटर एक अज़हर नाम का शूटर पकड़ा गया था और उसके साथ एक और साथी भी उसका पकड़ा गया था। इनके और मौसब के दरमियान एक जो किरदार था वो आरिफ भट्टी नाम का शख्स है, वो अभी तक ताहल मफरूर है। उसका नहीं पता कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और ना ही उसकी कभी कोई निशानदेही हुई है कि वो कहाँ पर मौजूद है, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है या इस दुनिया में ही नहीं है। इस हवाले से अभी कुछ तस्दीक नहीं हो सकी। अमीर मौसब का जब नाम सामने आता है तो ये कैसर बट वगैरह के लिए बहुत शॉकिंग होता है। वो बहुत हैरान होते हैं, उसके बड़े भी, इस बारे में कि इतना बड़ा इकदाम उसने उठा लिया है। आज तक इस दुश्मनी में ऐसा नहीं हुआ कि कभी
दोनों ग्रुपों की तरफ से किसी ने भी किसी के फैमिली मेंबर को टारगेट किया हो, उनको हिट किया हो। खैर, एक इक़दाम था, हो गया, कर चुके वो, अब तो उसको भुगतना था। अब इसी तरह सुलह के हवाले से आपको मैं मज़ीद बताऊं कि इस दुश्मनी में 30-32 साल के दौरान जब कभी भी सुलह की कोशिश हुई है, उसमें जो किरदार थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, या इन दोनों ख़ानदानों के जो करीबी लोग थे, करीबी ज़राए कह लें, उनके दोस्त करीबी कह लें, उनका क्या किरदार रहा है, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। अब मैं चूँकि ख़ुद इन दोनों ग्रुपों के दरमियान, ख़ासकर टीपू ट्रक्का वाला और तीफ़ी भट्ट के दरमियान सुलह करवाने के लिए एक कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उस कोशिश के दौरान मैं आपको बताऊं कि मुझे भी कहीं ना किसी जगह ये महसूस होता रहा कि दोनों ग्रुपों की तरफ से कुछ ऐसे अमल किए गए, कुछ ऐसी बातें की गई कि मुझे भी ये फ़ील हुआ कि कहीं मैं और मेरा एक और दोस्त जो इस कोशिश में शामिल थे, वो हम इनमें से किसी एक के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। खैर, जब इन चीज़ों को भांप लिया हमने, तो हमने भी कुछ अच्छे तरीके से इस अमल से, सुलह के कोशिश के अमल से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि टीपू ट्रक्का वाला का घर जो वहाँ अड्डे में ही मौजूद है, उसकी बैक साइड पर एक घर है, वहाँ से एक शख्स ने टीपू के घर फलांगने की कोशिश की और वो उस कोशिश में नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो शोर पड़ता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस बंदे को पकड़कर ग्वाल मंडी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह, उस वक्त इंस्पेक्टर आज़म सिंधु, जो बाद में डीएसपी प्रमोट हुए और अब वफात पा चुके हैं, वो एसएचओ हुआ करते थे। उन्होंने उसको पकड़ के अपने पास रखा, तफ्तीश की। तफ्तीश में बहुत सारी बातें सामने आई। उनको उस वक्त उस बंदे को छोड़ने के लिए, उसका नाम गालबन अशरफ नाम था, वो उसको छोड़ने के लिए उन्हें उस वक्त, आज से कुछ 26-27 साल पुरानी बात है ये, 10-12 लाख रुपए की ऑफ़र भी हुई कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आज़म सिंधु ने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी। वो ग्वाल मंडी थाने में दर्ज है, आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। उसके बाद आज़म सिंधु का टीपू ट्रक्का वाला के साथ अच्छा ताल्लुक भी बन गया था। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जब भी किसी ने कोई सुलह की कोशिश की, तो हर कोई अपने अपने मफादात को सामने रखता, और मफादात को सामने रखने के साथ साथ वो इस सुलह के अमल को भी साथ लेके चलता। लेकिन इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जब भी किसी करीबी शख्स ने सुलह की बात की, तो दोनों ये समझते थे, उन दोनों को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये सुलह का अमल जो है, ये तोड़ तो चढ़ना नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इस सुलह के अमल में कौन किससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, या कौन एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अब एहसन शाह का किरदार आपके सामने, इंतहाई करीबी अमीर बलाज का। अब अमीर बलाज के कत्ल का मेन किरदार एहसन शाह ही साबित हुआ। ठीक हो गया। फिर अमीर बलाज और तीफ़ी भट्ट के दरमियान जब सुलह का अमल चलता रहा, तो उस सुलह के अमल जब कंप्लीट हो गया, तकरीबन मुकम्मल होने को था, तो कैसर भट्ट के हवाले से एक बात सामने आ गई, भट्ट साहब मुनाफिकत दी सुलह है, ये सुलह ना करना, एक ये भी किरदार हो गया। अब चीज़ें आहिस्ता 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 सारी, जितना भी माजी का ट्रैक है ना, ट्रक्का वाला ख़ानदान उसको रिवाइज करता है, सोचता है उसके बारे में कि जब कभी भी सुलह की बात चली है या सुलह के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, तो क्या क्या वाक़यात पेश आए और क्या क्या कुछ होता रहा। इस हवाले से उनकी एक सोच है कि सुलह इस दुश्मनी का हल नहीं है, क्योंकि सुलह होती है दोनों तरफ से। लेकिन मैं अमीर मौसब या अमीर फ़ातेह या अमीर बलाज की बात नहीं कर रहा, मैं उनके वालिद की या उनके दादा की या तीफ़ी भट्ट वगैरह की तरफ से बात करता हूँ, उस हवाले से बात करता हूँ कि उन में से अगर कोई एक फ़रीक सुलह के लिए सीरियस होता था ना, तो दूसरा फ़रीक इस ताड़ में होता था कि इस दौरान कोई ना कोई फ़ायदा उठा लिया जाए अपने मुखालफिन के हवाले से। तो
कैसर बट के हवाले से आपको ये बताऊं कि जब ये बात सामने आई और ये बात साबित भी हुई, तो उसके बाद से मेरा ख्याल है कि ट्रक्का वाला ख़ानदान ने कैसर बट पर एतबार करना छोड़ दिया था। कैसर बट की माफ़ी तीफ़ी बट की तरफ से तकरीबन 3 माह पहले हो चुकी थी। ठीक है, इन 3 माह के दौरान कोशिश ये की जा रही थी कि शायद ट्रक्का वाला ख़ानदान की फैमिली को, अमीर मौसब वगैरह को सुलह के लिए टेबल पर बिठाया जा सके और ये मामलात आगे बढ़ सकें, लेकिन ये मामलात आगे नहीं बढ़ सके। एक चीज़ इसमें आपको बड़ी अहम बताऊं मैं, मेरी इतला के मुताबिक ट्रक्का वाला ख़ानदान की जो सरबराह हैं, उन्होंने तीफ़ी बट वगैरह से सुलह के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना ये है कि हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे, जब तीफ़ी बट नहीं होगा ना तो फिर उसके बाद देखेंगे, तब तक मैं अपने बच्चों को भी पाकिस्तान नहीं जाने दूंगी। ये मेरी इतला है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि अब हकीकत क्या है। बहरहाल सुलह एक अच्छा अमल है, सुलह होनी चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर किसी का कोई प्यारा कत्ल हो गया है, उसका हक है कि वो उसके खून का, उसके कत्ल का बदला भी ले, सुलह कर ले, कत्ल का बदला ले, कानूनी तरीके से ले, या बेहतर तरीका तो कानूनी तरीका ही है, लेकिन सबसे बेहतरीन अमल हमारे दीन इस्लाम में भी जो करार पाया गया है कि एक दूसरे को माफ़ कर देना। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को भी माफ़ कर दिया था जिसने उनके महबूब चचा, प्यारे चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया था। तो माफ़ी का अमल जो है, माफ़ कर देना, एक माफ़ करने वाले का अजीम रुतबा करार दिया गया है इस्लाम में। तो बेहतरीन और अच्छा अमल तो ये है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, रंजिशें हैं, उनको भुलाकर सुलह के अमल की तरफ जाया जाए। अपने बच्चों को विरसे में दुश्मनी ना दी जाए, अपने बच्चों को नफ़रतें ना दी जाएं, खौफ ना दिया जाए। कोशिश यही की जाए कि एक अच्छे तरीके से दोनों ख़ानदान और उनके आने वाली नस्लें अपनी अपनी ज़िंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।